हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि कूलम्स लॉ है ना, उसके न्यूमेरिकल्स, डाइपोल डाइपोल के बेस में कुछ डेरिवेशंस हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो गॉस लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस लॉ, क्योंकि लगातार 2013 के बाद से अक्सर बोर्ड में उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। उसके डेरिवेशंस है, उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। सो आज हम सबका सब क्लियर करेंगे, यहाँ पे डेरिवेशंस न्यूमेरिकल सब पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, चार्ज। चैप्टर का नाम जैसे कि चार्ज है, तो चार्ज होता क्या है। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। चार्ज होता क्या है, तो चार्ज को समझने के लिए पहले हम एक मैग्नेट समझते हैं, मैग्नेट क्या होता है। सो अगर हम बोले कि मैग्नेट होता क्या है, तो मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट कोई भी ऐसा सब्सटेंस को हम बोल सकते हैं जो अपने आसपास में क्या करे, एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करे, अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करे। उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा मैग्नेट आता है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा मैग्नेट आता है तो वो क्या करेगा, वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। जैसे कि हम बचपन में करते थे अक्सर, अगर हम चुंबक को पास लेके आते थे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे और रिपेल करते थे, है ना, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोल्स। उनका पोल्स कैसा है, अगर दोनों का फेसिंग पोल जो है वो नॉर्थ नॉर्थ पोल है और साउथ साउथ पोल है, अगर दोनों एक दूसरे को नॉर्थ नॉर्थ पोल से या साउथ साउथ पोल से फेस कर रहे हैं, उनका फेसेस अगर एक सेम डायरेक्शन में नॉर्थ पोल या साउथ पोल के, तो उनमें जो होगी फोर्स वो कैसी होगी, रिपल्सिव फोर्स, है ना। कैसी फोर्स होगी, रिपल्सिव। अगर उनका फोर्स फेसेस जो है नॉर्थ और साउथ हो, मतलब डिफरेंट फेसेस हो, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी। इन अ सेम वे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जिसकी वजह से वो अपने आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन प्रोड्यूस करता है, एक रीजन प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें अगर कोई चार्ज आता है ना, अगर मान लो नेगेटिव चार्ज आता है तो उनका साइन कैसा है, अपोजिट, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर मान लो कोई दूसरा चार्ज आता है प्लस क्यू, सेम साइन वाला, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, चाहे वो फोर्स पुल हो या पुश हो, तो हम क्या बोलेंगे, वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो हम चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, जिसकी वजह से वो अपने आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय virtue of which it creates an electric field around it in which another charge experiences a force। ठीक है। तो ये डेफिनेशन बन गई। क्या डेफिनेशन है, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कैसी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, तभी तो हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी को तो हम कहाँ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में, है ना। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से बाय वर्च्यू ऑफ विच इट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपने आसपास में एक रीजन क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। वो रीजन कैसा भी हो सकता है शेप में, चाहे वो सर्कुलर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है ना, कैसा भी शेप हो सकता है। इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, अगर उसमें कोई दूसरा चार्ज आता है तो क्या करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्यों स्केलर क्वांटिटी है, या स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। स्केलर क्वांटिटी हम उस क्वांटिटी को बोलते हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, इसमें डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो फोर्स कैसी है, अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, इसमें डायरेक्शन तो आ रहा है। आई मीन अगर वो चार्ज खींचेगा तो इस तरफ खींचेगा, रिपेल करेगा तो अपोजिट साइड में रिपेल करेगा, तो यानी इसमें फोर्स आ रहा है ना, यानी डायरेक्शन आ रहा है। अब डायरेक्शन जो है वो किसी वजह से है, फोर्स की वजह से, और फोर्स हमको पता है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मगर चार्ज जो अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट जो होती है एसआई यूनिट, इसको जो हम नापते हैं वो नापते हैं कूलम में। इसकी एसआई यूनिट जो होती है कूलम, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है चार्ज। कुछ चार्ज हमको याद रखने हैं जो एग्जाम में अक्सर, चार्ज एग्जाम में जब न्यूमेरिकल देगा तो न्यूमेरिकल में ना अक्सर जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का मास है,
चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, ये सब देता नहीं है क्वेश्चन में। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, आपको आनी चाहिए। तो चार्जेस जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के, अगर हमको इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है याद रखना है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूमेरिकल में अगर कोई बोलेगा, जैसे मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल दे रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, उसमें अगर हमको चार्ज चाहिए इलेक्ट्रॉन का, तो हमको याद रखना है ये सब चीज़ें, क्वेश्चन में जनरली देता नहीं है। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों का चार्जेस सेम, बस साइन क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी किसी भी बॉडी को अगर हमको चार्ज करना है तो क्या तरीके हैं जिनको हम फॉलो करके बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग करने के तरीके है ना। बॉडी में चार्ज जो है, बॉडी में चार्ज जो है, अगर हम बोल रहे हैं किसी बॉडी में चार्ज, एग्जाम्पल जैसे हम बचपन में करते थे, हम स्केल लेते थे, बाल में रगड़ते थे और उसके बाद फिर जब उसको पेपर की तरफ ले जाते थे, पेपर उससे अट्रैक्ट होता था, है ना। तो ये क्या है, ये जो हमने रगड़ा बाल पे, है ना, ये फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, चार्ज उस पर ट्रांसफर हो गया, हमारे बाल से चार्ज ट्रांसफर हो गया स्केल में, है ना। और जब स्केल को पास करके जा रहे पेपर की तरफ, तो देखो चार्जेस अपने आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसमें अगर कोई दूसरी बॉडी है, वो चार्ज बॉडी, वो क्या करती है, अट्रैक्ट किया तो रिपेल करती है ना। तो ये मेथड क्या है, एक जैसे हम बचपन में करते थे रगड़ के, है ना। तो मेथड्स होते हैं चार्जिंग करने के। पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो पता ही है, फ्रिक्शन मतलब किसी भी दो बॉडी को रब करना, है ना। तो जैसे कि हमारे पास एक प्लास्टिक की कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे एक स्केल है, उसको अगर हम अपने बाल में रब करते हैं, है ना, तो वो जो बॉडी चार्ज हो रही है वो किसकी वजह से चार्ज हो रही है, बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन। तो जो ऐसा मेथड जिसमें हम दो बॉडी को रब करके चार्ज करते हैं, उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगर आप सोच रहे होगे कि जैसे मोबाइल हम चार्ज करते हैं या बैटरी हम चार्ज करते हैं, क्या वो भी सेम वे में चार्ज होता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। जो हम चार्जिंग करते हैं बैटरी, या जो हम चार्जिंग करते हैं अपना सेल फोन एंड सो ऑन, उसमें जो चार्जिंग होती है वो चार्जिंग होती है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट नहीं हो जाता, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट हो जाता है, वो करंट बन जाती है ना। स्टैटिक चार्ज मतलब क्या है कि चार्ज जो है वो रुके होने चाहिए, वो मूव नहीं करने चाहिए। ठीक है, सो मेथड ऑफ चार्जिंग में पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम दो बॉडी को एक दूसरे के ऊपर रब करवाते हैं, कांटेक्ट में रख के। जब बॉडी को रब कराएंगे तो क्या होगा, बॉडी की रबिंग की वजह से चार्ज ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इन दिस मेथड two bodies are rubbed over one another and charge is transferred from one body to another। चार्ज क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, इसमें जो चार्जिंग होता है, मेथड होता है चार्जिंग का, इसमें जो बॉडी चार्ज हो रही है, मान लो ये बॉडी में एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इसमें कम इलेक्ट्रॉन है, तो चार्जिंग जो हो रही है वो एक्चुअल में किसी वजह से हो रही है, कॉन्टैक्ट की वजह से, है ना। तो चार्जिंग में जो भी हम मेथड कर रहे हैं चार्जिंग को फॉलो करें, उसमें क्या है, दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है। तो इन दिस मेथड both the charged and uncharged bodies are in contact, दोनों कांटेक्ट में रहती है। अगर हम बोले चार्जिंग किस टाइप का हो रहा है, यानी यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस जा रहे हैं या अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस जा रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअली में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं। तो यहाँ पे यहाँ से कौन सा चार्ज लीव कर रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दूसरी बॉडी में कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं द सिमिलर टाइप ऑफ
charges is transferred from one body to another. इसके बाद जो अगला मेथड है चार्जिंग का वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम लोग दो बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं। होता कुछ ऐसा है कि सपोज हमारे पास एक चार्ज बॉडी है जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज, जैसे एक्सेस में प्लस, फॉर एग्जांपल लेट से प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा है एक बॉडी में, एक बॉडी में बहुत सारा प्लस चार्ज, एंड सेकेंड बॉडी है उसमें चार्ज की कमी है, फॉर एग्जाम्पल उसमें प्लस चार्ज बहुत कम है। जब इन दोनों को हम कांटेक्ट में ले जाएंगे, इन दोनों को जब हम कांटेक्ट में ले जाएंगे तब क्या होगा, जो प्लस चार्ज है इस बॉडी से ट्रांसफर हो जाएंगे इस बॉडी में, है ना। तो इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर, इसमें रबिंग की हमको जरूरत नहीं पड़ती, इसमें बस जस्ट कॉन्टैक्ट कर में लेके आते हैं दोनों बॉडी को और दूसरी बॉडी चार्ज हो जाती है। ये थी अनचार्ज बॉडी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, और ये है चार्ज बॉडी जो कि चार्ज थी। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग the charged body is taken तो कि डेफिनेशन बोल रही है इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी इस मेथड में, चार्जिंग के इस मेथड में, द चार्ज बॉडी इज टेकन इन कॉन्टैक्ट विथ, यानी चार्ज बॉडी को हम लेके आते हैं, चार्ज बॉडी को हम लेके आते हैं इन कॉन्टैक्ट टू अनचार्ज बॉडी, है ना। एंड सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी, यानी सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस जो है चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना। इसमें हम दोनों को कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं और जो टाइप्स ऑफ चार्जेस जो ट्रांसफर होते हैं वो होते हैं सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस। तो ये चीज़ याद रखना है, सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस ट्रांसफर होते हैं और इनको हम कॉन्टैक्ट में रखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला मेथड जो है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में जो चार्ज बॉडी है उसको अनचार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं, कांटेक्ट नहीं रखते, सिर्फ पास लेके आते हैं। तब क्या होता है, तब जो है इन दोनों के बीच में चार्ज डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे एक्सेस तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ दोनों है। अगर हम देखें कोई भी सब्सटेंस को या कोई भी मैटर को, तो किससे बना है, बना तो एटम से, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होंगे। तो क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं यहाँ पे वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, है ना। और ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएंगे, अपोजिट साइड में, और नेगेटिव चार्ज इसी तरफ अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएंगे, एक साइड में, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें चार्ज हो गई ये बॉडी हाफ चार्ज हो गई, एक तरफ पूरा नेगेटिव एक तरफ पूरा पॉजिटिव, है ना। अपोजिट साइड ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुआ, जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में था, इसमें आ गया नेगेटिव साइड, नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया, है ना। तो इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग the charge body is taken closer to uncharged body without
तो क्या बोल रहा है कि अगर हम एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेके आएंगे क्लोजर, बिना टच किए उन दोनों को, है ना, इफ इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग द चार्ज बॉडी इज टेकन क्लोजर टू अनचार्ज बॉडी, हम उनको करीब लेके आते हैं, टच नहीं कराते, विदाउट मेकिंग देम इन कॉन्टैक्ट, उनको बिना कॉन्टैक्ट में लाए विथ ईच अदर, मतलब उनको एक साथ बिना कॉन्टैक्ट में लाए, अगर हम दोनों को करीब लेके आएंगे तो क्या होगा, अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में। तो दो चीजें रखनी है, इसको हम कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आते, इसको हम कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आते हैं, और इसमें कौन सा साइन ट्रांसफर होता है, कौन सा चार्ज ट्रांसफर होता है, अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें एग्जांपल में, तो जैसे हम देखते हैं इंडक्शन कुकर है, अगर हमारे पास इंडक्शन कुकर है, इंडक्शन कुकर में क्या होता है, खाना हमारा रखा होता है ना, और नीचे क्या होता है, इंडक्शन गैस होता है ना। इसमें क्या होता है एक्चुअली में, जैसे रेडिएशन निकलती है वो उस खाने के पार्टिकल को वाइब्रेट करवाती है, जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, खाना गर्म हो जाता है ना। अगर हम देखें इसमें, तो इसमें इंडक्शन गैस के और कुकर के बीच में कांटेक्ट है, मगर इंडक्शन गैस के और खाने के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं। अगर हम देखें तो ये सरफेस जो होती है, कुकर गर्म नहीं होता, इट इज नॉट हॉट, वो गर्म नहीं होता, मगर खाना गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इसमें जो चार्ज यानी हीट ट्रांसफर हो रही है वो बिना कांटेक्ट के ट्रांसफर हो रही है। अगर हीट ट्रांसफर होती बाय कांटेक्ट, अगर कांटेक्ट से हीट ट्रांसफर होती तो क्या होता, तो पहले कुकर गर्म होता, उसके बाद फिर खाना गर्म होता, मगर यहाँ पे देख रहे हैं हम कि खाना गर्म हो जाता है मगर कुकर जो है गर्म नहीं होता। अगर घर में इंडक्शन गैसेस हैं तो जाके आप देख सकते हैं कि जो कुकर है वो गर्म नहीं होता, मगर खाना जो गर्म हो जाता है। तो जो इंडक्शन में मेन चीज क्या है कि इसमें बिना कांटेक्ट मिलाए हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये तीन मेथड हैं चार्जिंग के। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। तो इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी कोई भी चार्ज है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, यानी अगर हम चार्ज के बारे में कुछ भी पढ़ेंगे, जैसे कूलम्ब्स लॉ में अगर हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे या कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की जो हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहला आता है एडिशन ऑफ चार्जेस। पहली प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल लें, एक बॉडी है उसमें तीन चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल एक है 3 माइक्रोकूलम का, एक है 4 माइक्रोकूलम का, एक है 5 माइक्रोकूलम का। और अगर हम बोले कि टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बॉडी पे, तो आप बोलोगे टोटल चार्ज जो होगा वो 3 + 4 + 5 दैट इज 12 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम का चार्ज पूरे बॉडी पे है। तो अगर हम लिखें कि टोटल चार्ज क्या होता है, एडिशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, यानी बॉडी पे अगर जितना भी चार्ज है अगर हम सबका सम कर दें, प्लस करना मतलब सम करना, सबका सम कर दें और जो भी हमारा नेट फाइनल रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, उस बॉडी का चार्ज। यानी अगर हम बोले एक बॉडी पे कितना चार्ज है तो हम बोलेंगे इसमें जितने भी चार्जेस हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं, सबको प्लस कर दो और वो क्या हो जाएगा, तो पूरे बॉडी का चार्ज। तो हम बोल सकते द नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी या on a body is algebraic sum of all the charges on the body। अगर हम लिखें तो जो Q है वो क्या होगा, Q1 + Q2 + डैश 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 Q1, यानी जो टोटल चार्ज ऑन द बॉडी होगा वो क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी जो होगा सारे चार्जेस का सम होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है, यानी अगर हमको किसी भी बॉडी का चार्ज निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम जितने भी चार्जेस हैं सबका सम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बॉडी का चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कोई भी चार्ज जो है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, कोई भी चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी अगर हम बोले कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कि उस सिस्टम से बाहर ना कोई चीज जा सकती है ना उसके अंदर कोई चीज आ सकती है ना। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम है ना, तो उसमें जितना भी चार्ज रहेगा, यानी उस सिस्टम में, जैसे मान लो यहाँ पे ये सिस्टम है हमारे पास, इसमें कितना चार्ज अगर हम बोले तो हम बोलेंगे 12 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अगर हम चाहें कि इस 4 माइक्रोकूलम का चार्ज को मिटा दें तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि चार्ज को हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि अभी हमने सीखा चार्ज कैसे करते हैं बॉडी को, यानी उसमें हम चार्ज क्रिएट कर रहे थे। हाँ, जैसे लास्ट टाइम हमने इससे पहले वाला टॉपिक जो पढ़ा था मेथड ऑफ चार्जिंग, उसमें हमने देखा था कि हम चार्ज को मतलब कोई बॉडी को चार्ज कर रहे थे। एक्चुअली में अगर आपको याद होगा तो उसमें हम बॉडी को चार्ज कैसे कर रहे थे, एक चार्ज बॉडी को पास में लेके आए थे, वहां पे एक्चुअल ट्रांसफर हो रहा था चार्ज का। नहीं तो क्या था, उस बॉडी में जितने भी चार्जेस थे वो शिफ्ट हो जा रहे थे, है ना। एक्चुअली में हम कोई भी चार्ज को क्रिएट नहीं कर रहे थे। तो यही बोलता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम द चार्ज of the system remains constant or conserved throughout all time, यानी सारे टाइम में वो चार्ज जो रहेगा बॉडी का वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी भी सेम एडिशन ऑफ चार्जेस की तरह है। अब हमको पता है कि जो किसी भी बॉडी में चार्ज होती है, जनरली चार्ज किसकी वजह से होता है, या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से या तो प्रोटॉन की वजह से। वैसे अभी हम लोग आगे फर्दर हम डिस्कवर कर रहे हैं और हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर भी बहुत सारी पार्टिकल्स होते हैं। जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को हमने डिवाइड कर लिया है। बट अगर हम अभी जनरल एग्जांपल लेके चले तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही चार्ज दे रहे होंगे बॉडी को, या तो प्रोटॉन हो रहे होंगे, है ना। तो अगर हम बोले इस बॉडी में कितना चार्ज है तो हम बोल सकते हैं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेट्स से अभी हमने माना 1.6 कूलम है या 1 कूलम मान, थोड़ी देख ली। वैसे हमको पता है कि बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट एग्जाम्पल के लिए हमने माना 1 कूलम है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, है ना। तो हम बोलेंगे बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है, तो हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 6। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1 कूलम, यानी कितना चार्ज है बॉडी पे, 6 कूलम चार्ज है। तो हम लिख सकते हैं कि जो टोटल चार्ज है बॉडी पे वो होता है Q = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल इनटू इसका चार्ज, है ना। Q = NE। तो यही बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलता है, द नेट चार्ज ऑन एनी body is integral multiple of all the fundamental charges on that body। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करना, है ना। और जो टोटल चार्ज है बॉडी का वो कितना है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कितने चार्ज पार्टिकल है इनटू एक पार्टिकुलर चार्ज कितना है। तो Q = NE। Q है चार्ज ऑफ द बॉडी, Q है चार्ज ऑफ द बॉडी, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट्स से यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन की बात की है, यहाँ पे जो फंडामेंटल चार्ज है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है, और E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, यानी जब भी हम चार्जेस के बारे में बात करेंगे या चार्जेस को इन्वॉल्व करेंगे अपनी कैलकुलेशंस में, तो हमको ये तीनों बातों का ध्यान रखना है कि जो भी चार्ज होगा बॉडी पे वो क्या होगा, जितने भी चार्जेस है उसका सम होगा। जो चार्ज है उसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी ये नहीं कि मन किया तो काट दिया चार्ज, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। और लास्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी जो भी चार्ज है बॉडी में वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टोटल चार्ज इनटू नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। नोट कर लें। तो अब हमने चार्ज के बारे में सीख लिया कि चार्ज क्या होता है ना। अब आते हैं कूलम्ब लॉ पे। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है कूलम्ब लॉ, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या तो इससे या तो गॉस लॉ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो कि पैटर्न फॉलो होते आ रहा है अभी तक, उसमें कूलम्ब लॉ या गॉस लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कूलम्ब लॉ क्या होता है, कूलम्ब लॉ ये बोलता है, अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी चार्ज है वो अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। लेट्स से इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दिस इज चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसमें कोई दूसरा चार्ज आ गया, दिस Q, है ना, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है।
और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है लेट्स से आर, इनके बीच का डिस्टेंस है आर, ठीक है। सो हमने अभी पढ़ा था कि चार्ज वो होते हैं जो अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। चलो ठीक है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लिया। अब इसमें कोई दूसरा चार्ज आना था, वो भी आ गया, ठीक है। अब इसमें ये लोग चार्ज जो है एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, है ना। वो फोर्स कितना होगा, ठीक है, फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स कितना होगा हम पूछेंगे, अगर वो फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है, कैसा है वो फोर्स, तो इसके लिए आता है कूलम्ब लॉ। ये फोर्स कितना होगा ये बताता है कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ ये बोलता है कि जो फोर्स है इन दोनों चार्जेस के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी कितना चार्ज का दोनों का मैग्नीट्यूड है। मान लो 1 कूलम्ब का है, ये 2 कूलम्ब का है, तो ये जितना भी चार्ज है, जितना बड़ा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स, तो जितना बड़ा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स, है ना। अगर एक बड़ा मैग्नेट है, एक छोटा मैग्नेट है, एक मतलब 2 छोटे मैग्नेट्स हैं, 2 बड़े मैग्नेट है, तो किनके बीच में ज्यादा फोर्स होगी, बड़े मैग्नेट पे। अगर 2 चार्जेस हैं, छोटे चार्जेस हैं, बड़े चार्जेस हैं, तो दोनों में किस में ज्यादा फोर्स लगी, बड़े चार्जेस में। तो हम बोलें जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज उतना ही ज्यादा फोर्स। दूसरी चीज ने कही कूलम्ब ने कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है। तो अगर हम बोलेंगे फोर्स इससे कैसे रिलेट करेगा, तो फोर्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स कम होते जाएगा। ऑब्वियसली अगर 2 मैग्नेट रखें, उनको अगर हम दूर लेके जाएंगे तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगी वो क्या होगी, कम होगी, है ना। तो कूलम्ब ने ये कहा था, तो क्या कहा था उन्होंने, कूलम्ब ने, एक मिनट, सो कूलम्ब ने ये कहा था, इट स्टेट्स दैट, कूलम्ब लॉ ये बताता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी 2 चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कहाँ किसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उनके बीच के जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाएंगे तो उसका फोर्स अंडर रूट के फॉर्म में कम होगी। यानी अगर इसका डिस्टेंस अगर हम बढ़ा रहे हैं और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन जो है उसकी फोर्स कम होगी, यानी चार्जेस के बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो कम होगी। तो हमने देखा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, कूलम्ब्स लॉ, F is directly proportional to Q1 into Q2, F is inversely proportional to 1 upon R square। दोनों को अगर हम मिला दें तो हम बोल सकते हैं F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to R square। तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ऐसा क्यों होता है, अगर हम समझने की कोशिश करें, सो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो 2 लोग हैं, चिंटू एंड रिंकू, चिंटू एंड रिंकू। चिंटू अगर 1 रोटी खाता है तो रिंकू 2 रोटी खाता है, ठीक है। चिंटू अगर 2 रोटी खाता है, रिंकू 4 खाता है। चिंटू अगर 3 रोटी खाता है तो रिंकू 6 रोटी खाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें चिंटू ज्यादा रोटी खा रहा है तो रिंकू भी ज्यादा रोटी खाता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन एक दूसरे की, यानी ये बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है। मगर अगर हम लिखना चाहें क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, तो नहीं, बराबर नहीं। क्या 1 और 2 बराबर हो सकता है, नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि बताएगा बराबर है। तो जब भी देखो हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया। इसी ऑर्डर में अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, अभी हमको पता है कि चार्जेस के प्रोडक्ट्स बढ़ने से, चार्जेस बढ़ने से फोर्स बढ़ती है और डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम होती है, मगर कितना, इसको बताने के लिए कांस्टेंट आता है जो कि होता है K Q1 Q2 बाय R। देखो इक्वल टू आया तो एक कांस्टेंट आ गया, ये बताता है फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अभी K क्या होता है, K जो होता है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है मीडियम पे, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, यानी हमने उन 2 चार्ज को कहाँ रखा है। अगर उन दोनों चार्जेस को पानी में रखेंगे तो पानी में उनके बीच में लगने वाली फोर्स डिफरेंट होगी, एयर में रखेंगे तो फोर्स डिफरेंट होगी, है ना। तो जैसा मीडियम वैसी उनकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें K जो होता है, K होता है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कौन सा मीडियम है उसकी कितनी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो। और जो के होता है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ फॉर एयर। एयर के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट कहाँ से आई? अगर के की यूनिट निकालना है तो देखो के की यूनिट निकालना है, यहाँ आर स्क्वायर डिवाइड में उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू के। यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में। अब यहाँ फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो ये मीटर का स्क्वायर, चार्जेस की यूनिट होती है कूलम, तो यानी कूलम इंटू कूलम, कूलम का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गई इसकी यूनिट। ठीक है, तो यही होता है कूलम्स लॉ। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट जो है वो लिखना। ठीक है, तो नोट कर लें, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो आए हैं, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम के हों चाहे दूसरे एग्जाम के हों, बट ट्राई करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए पहले, फिर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो एक छोटा सा पहले इजी क्वेश्चन लिख करते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 6 microcoulomb and 2 microcoulomb separated by the distance of 1 angstrom। और चलो चेंज करते, थोड़ा इजी कर लेते पहले, 2 माइक्रोमीटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कुछ चीज़ें हैं जैसे माइक्रो है, मिली है, इसे समझ लेते हैं पहले। सो 1 कूलम चार्जेस 1 कूलम, है ना। कूलम या मीटर या कोई भी यूनिट है उसके लिए एप्लीकेबल है। किलो जो होता है 1 किलो, किलो इज 1000 कूलम, और 1000 मतलब कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻3 बिकॉज देयर आर 3 जीरोस, है ना। इसके बाद आता है 1 मेगा कूलम, ये होता है 10⁻6 कूलम। इसके बाद होता है 1 गीगा कूलम, ये होता है 10⁻9 कूलम। इसके बाद फिर होता है 1 टेरा कूलम, 10⁻12 कूलम, एंड सो ऑन। सिमिलर वे में नीचे भी होते हैं, जैसे 1 मिली कूलम, ये होता है 10⁻−3 कूलम, 1 माइक्रो कूलम 10⁻−6 कूलम, 1 नैनो कूलम 10⁻−9 कूलम, 1 पिको कूलम 10⁻−12 कूलम। ठीक है, और ये सेम चीज़ एप्लीकेबल है डिस्टेंस के लिए भी। जैसे मान लो अगर हम बोले कूलम हटा दें, सारी जितनी भी क्वांटिटी है मेजरेबल क्वांटिटीज फिजिकल, उस पर ये एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको कूलम को हटा दें, फॉर एग्जाम्पल हमने कूलम सारे हटा दिए। अगर हम बोले डिस्टेंस के टर्म में बोले, डिस्टेंस के टर्म में बोले कि 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर कितना होता है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 किलोमीटर कितना होता है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻3 मीटर। 1 मेगा मीटर कितना होता है, 10⁻6 मीटर। 1 गीगा मीटर कितना होता है, 10⁻9 मीटर। 1 टेरा मीटर कितना होता है, 10⁻12 मीटर। 1 मिलीमीटर कितना होता है, 10⁻3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻9 मीटर। इसके बाद एक और डिस्टेंस की यूनिट होती है 1 एंगस्ट्रॉम। जनरली क्वेश्चन में अक्सर मिल जाता है 1 एंगस्ट्रॉम, ये होता है 10⁻10 मीटर, एंड 1 पिकोमीटर इज 10⁻12 मीटर। ठीक है, वैसे कि हमने तो बहुत आगे तक बताया टेरा कूलम, कूलम 1 कूलम चार्ज तो बहुत बड़ा होता है, 1 किलो कूलम तो बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया। इतना तो जनरली प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ करते ही नहीं, इतना बड़ा चार्ज होता ही नहीं है, बट स्टिल हम बता दिए ये सब के लिए एप्लीकेबल है, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है सब में ये एप्लीकेबल होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड नेचर ऑफ फोर्स, यानी मैग्नीट्यूड और नेचर ऑफ फोर्स बताना है। तो क्या कह दिया है क्वेश्चन में, Q1 दिया है, कितना है माइक्रोकूलम। अगर आपको दिक्कत होती है
पहचानना है हमें कि कौन क्या दिया है, तो आप यूनिट पे फोकस करें। कूलम, कूलम को पता है किसकी यूनिट है, चार्ज की, तो Q1 इज टू 6 माइक्रो कूलम। Q2 जो है वो हो गया 2 माइक्रो कूलम। डिस्टेंस क्या है R, दैट इज 2 माइक्रो मीटर। ऐसे हम चेंज कर ले पहले कूलम में, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर, ऐसा यूनिट में रखना होता है हमको चीज़ें, ठीक है, तभी हमारा आंसर क्या आता है ऐसा यूनिट में। ये माइक्रो कूलम है, माइक्रो 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 होता है 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 कूलम, so that is कूलम। हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, एंड दिस इज 2 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोमीटर। ये आंसर आएगा मीटर। फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के 9 इंटू 10 की पावर 9, के कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू एयर के लिए इतनी है। अब हमको क्वेश्चन में दिया नहीं है कि किस में, वाटर में है, क्या है, हमको एयर बोला है तो हम एयर के लिए लिख लिए, इतना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। क्वेश्चन में अगर आपको नहीं दिया हो कि किस मीडियम में है, तो आप एयर को एयर या वैक्यूम मान लेंगे, और एयर और वैक्यूम के लिए के इतना ही होता है। Q1 कितना है, 6 इंटू 10 की पावर -6, Q2 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई डिस्टेंस 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, दैट इज स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9। पहले तो आप जो होल नंबर उनको मल्टीप्लाई कीजिए, देन पावर को बाद में करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन का एक इजी वे होता है, पहले 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 2, तो हमने सारे के सारे होल नंबर्स को एक तरफ ले लिया। अब जो पावर है उसको एक तरफ 10, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, 9 प्लस -6 प्लस -6, और यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर -6। अब देखो ये पावर का होल पावर है, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 10 की पावर 6 टू द 12 और प्लस माइनस माइनस। इसको हम करें तो 4 से कट जाएगा, 2 टू द 4 एंड 2 3 द 6, 9 3 द 27 इंटू 10 की पावर 9 -6 माइनस माइनस प्लस 6 एंड 6 12, ये -12 ऊपर आएगा तो +12, एंड ये कट गया तो ये आ गया 27 इंटू 10 की पावर 9, एंड दैट इज फोर्स। फोर्स किस में होता है, न्यूटन में, क्योंकि हमने सारी एसआई यूनिट को सारी यूनिट्स को हम एसआई यूनिट में रखे थे, इसलिए हमारा आंसर भी किस में आएगा, एसआई यूनिट में, न्यूटन, ठीक है। चलिए वो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो लेट्स से क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द फोर्स, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में नेचर ऑफ फोर्स भी पूछा था, लास्ट क्वेश्चन में नेचर ऑफ फोर्स पूछा था, तो नेचर कैसे निकालेंगे, देखिए चार्जेस को देखना है उसके लिए। तो लास्ट क्वेश्चन में जो चार्ज था वो था 2 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज, दोनों कैसे थे, पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, तो कैसा फोर्स का नेचर होगा, रिपल्सिव। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में जो नेचर ऑफ फोर्सेस पूछ रहा था वो कैसी होगी, रिपल्सिव, ठीक है। फाइंड द फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन and proton separated by a distance of 1 angstrom. Also state the nature of force. तो एक बार वीडियो पॉज करें, ट्राई करें क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ट्राई कीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन का फोर्स निकालना है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्यू ही कर लेते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कूलम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। डिस्टेंस कितना दिया है, आर, आर दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 की पावर -10 मीटर, दैट इज 10 की पावर -10 मीटर। सारी यूनिट अब ऐसा यूनिट में, तो हमारा आंसर किस में आएगा, न्यूटन में। सो फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के इज 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज कितना दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 एंड 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये माइनस साइन आगे ले लें कॉमन, एंड डिस्टेंस है 10 की पावर -10 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले कॉन्स्टेंट को सब एक सब कर दें, तो 9 -9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू अब 10 की पावर -9 -19 एंड देन 2
नीचे आ जाएगा 10^2 एंड माइनस, ठीक है। अभी -20 ऊपर आएगा तो +20, तो ये जाएगा -9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, आंसर इज 2.5। तो अभी ये लिखती 1.6 1.6 2.6 6 36 6 3 कैरी 6 1 6 9 क्रॉस 1 6 6 5 2 एंड 2 पॉइंट था यहाँ पे, तो 2 पॉइंट, तो ये 2.56 इंटू 10 की पावर 9 - 19 -10 9 - 19 -10 माइनस माइनस प्लस, इट विल बी -10 प्लस माइनस एंड -10 प्लस -19 -29 एंड ये -20 ऊपर आएगा तो +20, तो आंसर हो जाएगा 9 इंटू 2.56, 9 इंटू 2.5, पॉइंट अपने पास है 9 6 9 दिस इज 23.04 नेगेटिव इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन। ये है फोर्स। अब नेचर ऑफ फोर्स, हमें पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन जो दिखा रहा है ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो फोर्स कैसी होगी, आप देखो नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव है, जब भी आंसर नेगेटिव आएगा, जब भी हमारा आंसर नेगेटिव आएगा तो फोर्स होगी अट्रैक्टिव, जब भी आंसर पॉजिटिव आएगा हमारे फोर्स होगी रिपल्सिव। तो यहाँ देख के बता सकते हैं कि आंसर नेगेटिव में है तो हमारी फोर्स कैसी होगी अट्रैक्टिव। बट ऐसे भी देख सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं जो पहले पिछले साल आया, मतलब नीट में आया है एक बार क्वेश्चन, तो देखते हैं। एक क्वेश्चन नीट का है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस A and B having charge Q and -Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F. If 25% of charge of E is transferred to B, then force between them becomes। क्वेश्चन ये, तो ये क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करें, एक बार ट्राई करें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझो क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए करते हैं। सो क्वेश्चन बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B हैविंग चार्ज Q एंड -Q रिस्पेक्टिवली। तो वहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज है, एक है Q एक है -Q। दिस इज एट पॉइंट A एंड ये पॉइंट B पे। सो एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, यानी डिस्टेंस हमको नहीं दिया क्वेश्चन में, एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। तो यानी इनकी जो फोर्स है इनके बीच की वो है F। इफ 25% ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर टू B ऑफ A, अच्छा A का 25% चार्ज जो है वो हमने B को ट्रांसफर कर दिया, A से 25% चार्ज हमने B को ट्रांसफर कर दिया। बोला फोर्स कितनी हो जाएगी, ठीक है ट्राई करते हैं। तो पहले फोर्स F थी, है ना, पहले फोर्स कितनी थी F थी, जो कि F कितनी थी फोर्स KQ स्क्वायर, बिकॉज Q1 इज +Q, Q2 इज -Q अपॉन के पीछे डिस्टेंस, लेट्स से हमने मान लिया अपने से
आर के बीच डिस्टेंस कितना है आर, तो आर स्क्वायर। तो नेट फोर्स पहले कितनी थी माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। पहले नेट फोर्स इतनी थी के क्यू स्क्वायर बाय आर। अब फोर्स इतनी है आफ्टर ट्रांसफरिंग 25% चार्ज। 25% चार्ज ट्रांसफर करने के बाद इनमें फोर्स कितनी है तो देखते हैं। पहले Q1 जो था वो था प्लस Q, इसे 25% ट्रांसफर हो गया। 25% कितना होता है 25%, 25% इज 1/4। तो 1/4 चार्ज इसका ट्रांसफर कर दिया, यानी Q/4 इसका ट्रांसफर हो गया ना। तो कितना वो बचा, पहले Q था अब कितना ट्रांसफर हो गया Q/4। देखो ट्रांसफर कर दिया यानी उसमें से हमने हटा दिया। पहले चार्ज था Q, उससे हमने कितना हटा दिया -Q/4। कितना बचा 4 × Q 4Q माइनस Q/4 दैट इज 3Q/4। अब चार्ज कितना बचा इसमें 3Q/4। चार्ज 2 पे कितना हो गया, पहले चार्ज था -Q, उस पे बी पे कितना चार्ज था -Q। 25% चार्ज उस पे आ गया, 25% जो ए से गया था कितना आ गया Q/4। यहाँ प्लस Q किया हमने, प्लस इसलिए किया है कि जो ए पे चार्ज था वो कैसा था पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो साइन का क्या रहेगा पॉजिटिव, और बी पे कैसा चार्ज है नेगेटिव, तो उसको बता रहे हैं नेगेटिव साइन से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -4Q प्लस Q/4 एंड दैट इज माइनस प्लस माइनस माइनस -3Q/4। तो ये चार्ज हो गया। डिस्टेंस किया तो उसने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, उसने क्वेश्चन में जो डिस्टेंस दिया था वो सेम रखा है। तो अब फोर्स कितनी जाएगी F = K। Q1 इज, अब Q1 कितना हो गया 3Q/4, Q2 इज -3Q/4। डिस्टेंस का पहले जितना था उतना ही है, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 -9, 3 × 3 -9, 4 4 ज़ा 16 एंड यहाँ कितना बचा K एंड प्लस माइनस माइनस एंड Q × Q स्क्वायर/r²। तो ये अब फोर्स हो गई -9। अच्छा -K Q²/r² क्या है -K Q²/r² क्या है पुरानी फोर्स। तो कितना हो जाएगा F सॉरी माइनस तो हमने अंदर रख दिया, ओके सही है। माइनस प्लस माइनस तो हमने अंदर कर दिया, तो ये हो जाएगा 9/16 F। पुरानी फोर्स इतनी थी 9/16 F, यानी अब फोर्स जो कितनी हो गई है वो है, पहले F थी अब कितनी हो गई 9/16 F। अगर से चाहे तो और सिंपल रेशियो में निकाल सकते हैं 3/4 F, यानी 3/4 टाइम्स F की फोर्स हो गई, ठीक है। समझ में आया, नोट करना है कर ले। ओके कूलम्ब्स लॉ हो गया हम लोग का। अब हम देखते हैं कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में, यानी कूलम्ब्स लॉ को हम लोग समझेंगे वेक्टर फॉर्म में। बिकॉज फोर्स तो कुछ भी हो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसका वेक्टर फॉर्म देखना जरूरी है। तो कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सो लेट्स से हमारे पास दो चार्ज है, दिस इज Q1 दिस इज Q2। पॉइंट ऑफ रेफरेंस O है हमारा, O से ये डिस्टेंस R2 पे है, ये डिस्टेंस R1 पे, इनके बीच में जो डिस्टेंस है R12 एंड इधर से इधर की R21 डायरेक्शन, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम कूलम्ब्स लॉ को, देखो वेक्टर फॉर्म में कोई भी चीज़ें लिखना है, वेक्टर फॉर्म में कोई भी चीज़ें लिखना है। स्केलर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म क्या होता है। स्केलर फॉर्म में हम लोग कोई भी चीज़ को डायरेक्शन नहीं दिखाते, यानी स्केलर को डायरेक्शन से मतलब नहीं होता। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है, मगर वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन से मतलब होता है। क्लास 9 में पढ़ चुके हो आप लोग। तो वेक्टर फॉर्म में वो दिखाना है तो हमको बताना पड़ेगा डायरेक्शन। अगर स्केलर क्वांटिटी बताना है तो हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने हमारा काम चल जाएगा, मगर वेक्टर फॉर्म में को डायरेक्शन बताना जरूरी है। तो मान लो अगर फोर्स का वेक्टर फॉर्म में लिखना है, फोर्स को F लेट्स से 1 2 है ना, फोर्स ऑन 2/1, ठीक है। अगर हमको लिखना है F12 तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, पहले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फिर फोर्स का डायरेक्शन, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास कोई वर्क डन है, वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन को लिखना है, हमको बताना है कि कितना जूल वर्क हो रहा है, बस खत्म। कितना जूल वर्क हो रहा है हमने बता दिया, हमारा काम हो जाएगा। लेट्स से 2 जूल 3 जूल, बस इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। अगर वही हम स्केलर क्वांटिटी बात करें फोर्स की, तो 3 न्यूटन किस डायरेक्शन में हो रहा है बताना जरूरी है।
तो देखो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर फॉर्म को, क्लास 11 में पढ़ा है कि फोर्स जिसका भी वेक्टर फॉर्म लिखना होता है उसका मैग्नीट्यूड और बाद में उसको यूनिट वेक्टर से उसका डायरेक्शन बता देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो फोर्स ऑन 1/2 कितना होगा, मैग्नीट्यूड क्या होता है जो हमने निकाला कूलम्ब लॉ का, कितना होता है k q1 q2 बाय r12 का स्क्वायर, है ना, f12 बाय r12 का डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे बताएंगे, डायरेक्शन r12, ये हो गया डायरेक्शन। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अगर इसी का उल्टा हो जाएगा f21 फोर्स ऑन 2/1, ये जगह k q1 q2 बाय r21 का स्क्वायर इनटू, अब ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड मतलब 3 न्यूटन है, 4 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है कितना है एक्चुअली। मैग्नीट्यूड होता है यानी वो उसका कितना वैल्यू है। जैसे लेट्स से हमने बोला तुम्हें हाइट कितनी है 3 फीट, 3 फीट यूनिट हो गई और 3 इज मैग्नीट्यूड। जैसे हमने बोला कितने किलो के हो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, तो 4 5 6 जो नंबर थे ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे बताएंगे हम, r21 यूनिट वेक्टर से, है ना, ये हम बताएंगे यूनिट वेक्टर से। अब देखो फोर्स कैसी लगेगी अपोजिट एक्शन में, तो इसलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो F21 है दिस विल ऑलवेज बी नेगेटिव ऑफ F12। ठीक है, तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, इसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब लॉ, यानी कूलम्ब लॉ के क्या क्या लिमिटेशंस थी, कूलम्ब लॉ के अंदर क्या क्या कमी रह गई थी। ठीक है, हम ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं बोर्ड पे, यहाँ कोई उसकी तैयारी नहीं है, कंपटीशन एग्जाम में ऐसा कुछ है नहीं। बेसिकली हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए। हम लोग का मेन फोकस रहेगा बोर्ड पे अच्छे नंबर गेन करने हैं। ठीक है, बाकी और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं है। और ये जो वीडियो है ये CBSE, यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जितने भी बोर्ड है सबके लिए एप्लीकेबल है। जो जो टॉपिक रिड्यूस रहेंगे हम बता देंगे, CBSE से रिड्यूस है या यूपी बोर्ड से रिड्यूस है, बाकी पढ़ने वाले सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब लॉ, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब लॉ। तो हमने कूलम्ब लॉ के बारे में पढ़ लिया, न्यूमेरिकल भी कर लिया 2-4। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कूलम्ब लॉ के अंदर क्या क्या कमियां थी, है ना। तो पहली कमी क्या थी, हमने पढ़ा है कि जो ये बात करता है, किसी बात करता है Q1 एंड Q2 दैट आर पॉइंट चार्जेस, ये बात करता है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। तो ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। अगर हम बात करें ऐसे चार्जेस की जिनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, लेट्स से अगर कोई चार्जेस बहुत पास है एक दूसरे के, या चार्जेस बहुत बड़े हैं कंपेरेटिवली। देखिए अगर हम बात करें डिस्टेंस की, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, तो ये दोनों बिहेव करेंगे पॉइंट चार्ज के जैसे। इनके बीच में डिस्टेंस कम है, वही सेम चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम है, तो ये लोग बिहेव करेंगे एज अ लार्ज चार्ज। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल है जिसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है और जो कैसे हैं पॉइंट चार्जेस है। यानी जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो दिखेंगे कैसे पॉइंट चार्जेस। जैसे कि एग्जाम्पल लिए, अगर हम लोग पहाड़ पे के सामने खड़े हैं तो हमको पहाड़ बहुत बड़ा दिखेगा, और हम लोग बहुत दूर खड़े हैं पहाड़ से तो पहाड़ कैसे दिखेगा पॉइंट की तरह। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा चार्जेस का मैग्नीट्यूड उतना ही कम लगेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, मगर हम बता रहे हैं कि चार्ज हमको दिखेगा पॉइंट चार्ज की तरह। तो ये लॉ सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए। तो कूलम्ब्स लॉ is only valid for point charges। सेकेंड, कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। दूसरा, ये क्या फॉलो करता है, ये इनवर्स ऑफ स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। यानी जो डिस्टेंस होता है वो r, यानी फोर्सेस जो वेरी करता है डिस्टेंस के साथ वो r के टर्म में नहीं करता, वो r स्क्वायर के टर्म में करता है। जैसे कि मान लो हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था, ग्रेविटेशन में भी क्या था, जो फोर्स होता है वो होता है G m1 m2 बाय r स्क्वायर। वहाँ पे क्या था, डिस्टेंस के साथ स्क्वायर के साथ चेंज हो रहा था फोर्स। यहाँ पे भी क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ फोर्स चेंज हो रहा था। इसको हम बोलते हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ follows इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और तीसरी कमी, ये सिर्फ और सिर्फ उन चार्जेस के लिए वैलिड है जो कि स्टेशनरी हैं, जो कि रुके हुए हैं। अगर चार्ज रुका है ना, तो बात करें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो ये लॉ सिर्फ वहीं एप्लीकेबल है। अगर चार्ज मूव कर रहा है, जब चार्ज मूव करता है तो क्या होता है, करंट मिलती है हमको, है ना, मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से क्या मिलता है, करंट। तो जहां पे करंट है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है ना, तो ये ओनली एप्लीकेबल है कूलम्ब्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर चार्ज या चार्जेस एट रेस्ट, यानी मोशन में जो चार्जेस हैं उससे इसको मतलब नहीं। ठीक है,
तो इसी तरह हमारा कूलम फ्लो खत्म हो गया। अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के बारे में, और फिर थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे गॉस लॉ के बारे में। ठीक है, तो बस आज की इतना ही है। थैंक यू।